अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करेगी टेबल की सरफेस, क्योंकि इसको एक रिएक्शन प्रोवाइड करती है वेट के अगेंस्ट। जब भी हम टेबल की सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो एज अ रिजल्ट टेबल की सरफेस भी एक अपवर्ड फोर्स लगाती है, और उस फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स कहते हैं। और थर्ड फोर्स, क्योंकि ये स्ट्रिंग जब ये मैस डाउनवर्ड मूव करेगी, ये इस मैस के साथ भी कनेक्टेड है, तो ये स्ट्रिंग के थ्रू ये मैस इस तरफ इस पे एक फोर्स एक्ट करेगी अलोंग द स्ट्रिंग, और ये जो फोर्स है इसे फोर्स ऑफ टेंशन कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैस है इस पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जिनमें से जो दो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं। क्योंकि अगर रिएक्शन ज़्यादा होता है तो ये अपवर्ड मूव करती है, अगर वेट ज़्यादा होता है ये डाउनवर्ड मूव करती। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि W2 जो फोर्स है यानी वेट जो है ये रिएक्शन के इक्वल है। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि ये जो वेट है ये रिएक्शन के इक्वल है। तो इस डेरिवेशन को हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे कि हम दो वर्टिकली मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, कि पहले पहली मैस पे टोटल फोर्स कितनी एक्ट कर रही है उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरी मैस पे टोटल फोर्स कितनी है उसको कैलकुलेट करेंगे, और एंड में हम एक्सेलरेशन और टेंशन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ इस फिगर से हम देख सकते हैं कि पहली मैस पे कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दो फोर्सेस हैं, वेट और टेंशन। तो हम इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे कि दोनों फोर्सेस क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये माइनस होंगी। कौन सी फोर्स को माइनस करेंगे? जो छोटी फोर्स होगी। और छोटी फोर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये मैस जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी उस डायरेक्शन में जो फोर्स होगी वो बड़ी फोर्स होगी। तो जब इसको हैंग करेंगे तो ये मैस डाउनवर्ड मूव करेगी। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे वेट बड़ी फोर्स है, इसलिए इसमें से हम टेंशन को माइनस करेंगे। तो पहली मैस पे टोटल फोर्स को हम लिख लेते हैं F1 इज इक्वल टू M1G माइनस टी, या फिर इस इक्वेशन को हम लिखेंगे M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी। ये है हमारे पास पहली इक्वेशन जो कि टोटल फोर्स बताती है फर्स्ट मैस पे। F1 इज इक्वल टू M1A हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये रिलेशन यूज़ करते हैं। अब दूसरी मैस पे हम टोटल फोर्स लिखें तो वो भी हम लिख सकते हैं इस मैस पे। अगर आप देखें तो यहाँ पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वेट और रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए इनको हम माइनस करेंगे तो W2 माइनस R। और इसमें यहाँ पे एक और फोर्स एक्ट कर रही है थर्ड फोर्स जो कि है फोर्स ऑफ टेंशन। टोटल फोर्स को हम लिख सकते हैं F, सेकेंड मैस पे तो F2 इज इक्वल टू, अब ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है W2 इज इक्वल टू R, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इस R को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊँ तो ये होगा W2 माइनस R, क्योंकि यहाँ पे है पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो W2 माइनस R ये जो टर्म है पूरी W2 माइनस R इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई ये 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस T, या फिर इस फोर्स को हम लिखेंगे M2A इज इक्वल टू T। ये हमारे पास है दूसरी इक्वेशन। जैसे कि फर्स्ट केस में हम सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशंस बनाने के बाद जब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ जाएं तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमेशा दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और टेंशन फाइंड करने के लिए डिवाइड करेंगे। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। तो जब भी ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में ऐड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड है M1A इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है M1G माइनस टी, ये फर्स्ट इक्वेशन। और M2A इज इक्वल टू हमारे पास सिर्फ है T, तो T को T के बराबर लिख लें, तो ये हमारे पास है दोनों इक्वेशंस। अब जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो ये होगा प्लस M1A प्लस M2A, अब दरमियान में है इज इक्वल टू माइनस टी, और इस टी के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड है M1G। लेफ्ट हैंड साइड पे जो दोनों टर्म्स हैं इनमें हमारे पास A कॉमन है, तो हम A को कॉमन ले सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी M1 प्लस M2 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास M1G। क्योंकि हमने A की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये होगी M1G डिवाइडेड बाई, ये टर्म A के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे तो डिवाइड होगी M1 प्लस M2, और ये हमारे पास इक्वेशन है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमें यहाँ से G की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। G के साथ M1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये A के साथ डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे G इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई M1, और G के साथ जो टर्म डिवाइड हो रही है ये A के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो टर्म डिवाइड हो रही थी M1 प्लस M2, तो ये हमारे पास
अगर हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला है। जब भी टेंशन फाइंड करेंगे तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, तो अब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे टेंशन फाइंड करने के लिए। तो जब भी डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन 1 की m1a डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 के लिए m2a इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड है m1g माइनस टी और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड है t। यहाँ से a और a को कैंसिल कर सकते हैं। m1 डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल टू m1g माइनस टी डिवाइडेड बाई टी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 के साथ t को मल्टीप्लाई करेंगे। m1t इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे m2 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे m2 इंटू m1g माइनस टी। m1t इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स के साथ m2 को, तो m1 m2g माइनस m2 और t। अब देखें दो टर्म्स में t है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे, तो दोनों को एक ही साइड पे लिख लें। ये है हमारे पास m1t इज इक्वल टू, सॉरी माइनस है, राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये होगा प्लस m2t इज इक्वल टू m1 m। दोनों टर्म्स में क्योंकि t कॉमन है तो t को कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी t इंटू m1 प्लस m2 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास टर्म है m1 m2 और g। ये जो t के साथ वैल्यू आ रही है ये राइट हैंड साइड पे डिवाइड होगी, तो t इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे m1 m2 g और ये टर्म है हमारे पास m1 प्लस m2, ये इधर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास है टेंशन और इसको फाइंड कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस के लिए जब हमारे पास इसी को अगर एक वर्ड प्रॉब्लम की सूरत में दिया जाए, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की फॉर्म में, तो हम m1 के स्मैश को लेंगे और m2 के स्मैश को लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि फिगर तो ना बनी हो, जस्ट वर्ड प्रॉब्लम में गिवन हो कि दो मैसेज हैं और वो मूव कर रही हैं। तो एक बात याद रखें कि क्योंकि हमने कहा है कि ये आइडियल केस पे ये अप्लाई करते हैं, ये जो मैस है तब मूव करेगी जब ये एक आइडियल सरफेस हम लें, तो उस सूरत में आप ये बात याद रखिएगा कि छोटी मैस भी बड़ी मैस को ड्रैग कर सकती है अगर फ्रिक्शन ना हो। तो ये हमारे पास केस है कि m1 इज लेस देन m2। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है इस क्वेश्चन के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मैस को हमने m1 लेना है और कौन सी मैस को m2 लेना है। तो जब आप एक फ्रैक्शन लेस सरफेस लें तो उस वक्त एक छोटी मैस भी बड़ी मैस को ड्रैग कर सकती है। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास एक स्मॉलर मैस होगी जो कि वर्टिकली मूव कर रही होगी और ये हमारे पास एक बड़ी मैस होगी जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि इसमें हमेशा m1 विल बी लेस देन m2। वाई? बिकॉज वी आर टेकिंग अ फ्रैक्शन लेस सरफेस, और जब हम फ्रैक्शन लेस सरफेस लेंगे तो एक छोटी मैस भी बड़ी मैस को ड्रैग कर सकती है।